Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone. So class 12th relation and function कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की क्लास चल रही है और सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स का स्क्वायर दिया गया है और इसको हम देख रहे हैं क्या पूछा गया है यहाँ पे कि शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हमको इसकी कंटिन्यूटी पर डिस्कशन करना है। चलिए तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन एक बार लिख लेता हूं यहाँ पे जो हमारे सामने दिया गया है कि एफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर। देखिए बेटा ये जो फंक्शन है ये दिख रहा है कि कंपोजिट फंक्शन है। क्यों है कंपोजिट फंक्शन? क्योंकि देखिए सबसे पहले कॉस अप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर पर, मतलब पहला फंक्शन जो है उस पर दूसरा फंक्शन अप्लाई हो रहा है। तो पहला फंक्शन एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। एग्जाम्पल के लिए लेट बाहर वाला फंक्शन आप ले लें कॉस ऑफ एक्स और अंदर वाला फंक्शन ले लें जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो कंपोजिट फंक्शन जो हमारे सिलेबस में नहीं है, जो हट गया हमारे सिलेबस से, तो यदि मैं लिखूंगा फॉग ऑफ एक्स यानी कि एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स मतलब एफ के इनपुट में आप जी एक्स पुट करोगे और जी एक्स क्या है आपका एक्स स्क्वायर और एफ आपका कॉस एक्स है। तो जहां पर एक्स है आपको वहां पे एक्स स्क्वायर पुट करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर की नॉट क्लियर? अब देखिए ये जो cos x है, आपको पता है कि cos x में x की डोमेन होती है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, मतलब ये भी कंटिन्यूअस है थ्रू आउट और ये आपका पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल तो कंटिन्यूअस होता ही है। तो रूल ये कहता है कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं, इफ टू फंक्शंस आर कंटिन्यूअस देन their composition function, their composite function is also continuous। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर 2 मार्क्स में आएगा तो यहां तक काफी है। अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो उनका कंपोजिशन भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। क्लियर होगा? अब मैं आपको बता दूं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के लिए कि अगर आप एफ के इनपुट में जी को ले रहे हैं, जी एक्स को, तो ये जो बनता है बेटा इस कंपोजिशन को बोलते हैं फॉग ऑफ एक्स। और अगर आप जी के इनपुट में एफ एक्स को ले रहे हैं, इट मींस जी ऑफ एफ एक्स, सो दिस इज कॉल्ड गॉफ एक्स। क्लियर की नॉट क्लियर? So two different things are there. One is fog x and another one is gof x. Clear? एक fog x है और एक gof x है। तो दो फंक्शन यहाँ पे हैं, एक fog x और एक gof x। एनी प्रॉब्लम? हाँ। तो अगर रूल ये कहता है कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनका कंपोजिशन जो होगा वो होगा कंटिन्यूअस फंक्शन। अब आइए देखते हैं यहाँ पर डायरेक्टली तरीके से, अगर 4 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे। तो हम अलग अलग प्रूफ करेंगे कि दोनों कंटिन्यूअस है कि नहीं। जैसे assuming that the function are well defined for all real number, here we can we can write the given function f in the combination of g and h। मतलब जो हमारा फंक्शन है यहाँ पे एफ एक्स, इसको हमने दो पार्ट में मान लिया है, एफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एच, जी ओ एच ऑफ एक्स। क्लियर की नॉट क्लियर? मतलब जी ऑफ एच एक्स, इसको हमने मान लिया है दैट इज कॉल्ड जी ऑफ एच एक्स। तो देखने से समझ में आ रहा है कि जी के ऊपर एच अप्लाई हो रहा है, मतलब एच क्या होगा? अंदर वाला पार्ट। सो एच एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये देखिए, राइट। और एक्स का स्क्वायर एज ए इनपुट किस में यूज हुआ है? जी में। तो जी ऑफ एक्स क्या बनेगा बेटा? जी ऑफ एक्स बनेगा कॉस ऑफ एक्स। क्लियर की नॉट क्लियर? अब देखिए ये भी कंटिन्यूअस है और ये भी कंटिन्यूअस है। If g and h both are continuous function, then
f इज ऑल्सो ए कंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि f जो है इन दोनों का कंपोजिशन है। तो अगर हम किसी तरीके से ये साबित कर लेते हैं कि अगर ये दोनों कंटिन्यूअस हैं तो फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्लियर? क्योंकि जो आपके पास g ऑफ एच एक्स बन रहा है, गॉह x इक्वल टू जी ऑफ एच एक्स इक्वल टू जी इनपुट के लिए एच एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, तो फंक्शन बन जाएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो हमको करना क्या है, हमको एफ एक्स को, एच एक्स को और जी एक्स को कंटिन्यूअस शो करना है। तो एक बार हम जी एक्स ले लेते हैं, तो जी एक्स की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स है। तो कॉस एक्स के लिए कोई पॉइंट के पर, उसके बाद के पर राइट हैंड लिमिट और के पर लेफ्ट हैंड लिमिट, तीनों वैल्यू निकालनी। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो हमने, अच्छा, राइट और लेफ्ट दोनों निकाल करके इन्होंने, एक मिनट, यहाँ पे केवल राइट निकाली है, लेफ्ट कहीं पर नहीं निकाली इन्होंने। ओके, तो आई कैन से इन्होंने डायरेक्ट लिमिट अप्रोच कर दी यहाँ पे, ठीक है ना। बट यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे आर एच एल निकाली इन लोगों ने, प्लस एच लिखा है, तो इसलिए इनको एल एच एल भी निकालना चाहिए। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू के कॉस एक्स के लिए आपको यहाँ पे एल एच एल भी निकालना पड़ेगा। तो मैं मदद कर देता हूँ एल एच एल के लिए। एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज कॉल्ड एफ ऑफ एक्स माइनस एच। क्लियर? हाँ, तो अपने पास फंक्शन क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो माइनस, अपने पास जो फंक्शन है वो कॉस एक्स है। क्लियर बेटा? तो कॉस एक्स है और के पॉइंट पर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स नहीं आएगा, के आएगा। ओके, सो यू शुड राइट लेट एक्स इक्वल टू के माइनस एच। इफ एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स के, then h is tending towards 0, right? So limit h is tending towards 0, cos of x की जगह क्या आएगा बेटा, k minus h। क्लियर? नाउ लिमिट h is tending towards 0, वैल्यू पुट कर दीजिए cos a minus b का फॉर्मूला, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, cos k इंटू cos h प्लस sin k इंटू sin h। बेटा पता है फॉर्मूला सबको, cos a माइनस b का ये होता है। अब h की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो cos k इंटू कॉस जीरो की वैल्यू 1 प्लस साइन k इंटू साइन h की वैल्यू साइन 0, और साइन 0 0 होता है, तो कितना आ गया, cos ऑफ k आ गया। क्लियर? सो लिखेंगे, सो फंक्शन की वैल्यू k पर, और अपने पास एक्चुअली f को हमने g माना है ना, इसमें क्वेश्चन में हमने g माना है, सो इसको मैं g ऑफ k लिखूंगा। क्या लिखूंगा बेटा, जी ऑफ के। यहाँ पे एफ के नहीं मानना चाहिए मुझे, क्योंकि यदि मैं क्वेश्चन के हिसाब से चल रहा हूं तो ये जी है, राइट? सो आई शुड राइट हियर जी ऑफ के इक्वल टू जी ऑफ के प्लस एच इक्वल टू जी ऑफ के माइनस एच। ठीक है, हेंस जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस इन आर। आर मतलब ऑल रियल नंबर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये इसकी डोमेन में कंटिन्यूअस है। सिमिलरली बेटा सेकेंड पार्ट आ जाएगा अपने पास एच एक्स। एच एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो कोई नंबर के ले लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, के स्क्वायर आ जाएगा। यस और नो? अब आपको लेफ्ट राइट करके अलग अलग हिस्सों से लिमिट निकालना है तो वैसे भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज एट एक्स इज नॉट इक्वल टू के, मतलब जब एक्स की वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो जब के इक्वल नहीं होती तो उस पर क्या निकलती है, लिमिटिंग वैल्यू निकलती है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू के, याद रखिएगा इक्वल होने पर केवल फंक्शन की वैल्यू निकलती है। ओके, मैं पूरा लिख देता हूं। तो सेकेंड पार्ट इसका कर देता हूं, फॉर एच एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, एच एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है। एट एक्स इक्वल टू के, फंक्शन की वैल्यू एच ऑफ के इक्वल टू के स्क्वायर। क्लियर की नॉट क्लियर? एंड एक्स इज नॉट इक्वल्स टू के, जब वैल्यू उसकी इक्वल नहीं होती तो उस पर लिमिट निकलती है। सो यू कैन राइट लिमिट एक्सटेंड्स टू के एच ऑफ एक्स, अगर आपको डायरेक्टली करना है, सो लिमिट एक्सटेंड्स टू के, एच एक्स की वैल्यू कितनी है, फंक्शन की एक्स स्क्वायर, और पुट कर दीजिए दैट इज इक्वल टू के स्क्वायर। क्लियर? सो नाउ यू कैन राइट, सो एच ऑफ के
इज इक्वल टू फंक्शन की के पर वैल्यू इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू लिमिट एक्स टेंड्स टू के ऑफ एच एक्स। यस और नो? मतलब फंक्शन की वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल है, इसका मतलब हेंस एच एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू के। क्लियर? मतलब एवरी पॉइंट पर ये भी कंटिन्यूअस है। तो आपने देख लिया भाई, ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, दोनों कंटिन्यूअस हैं, सो एफ इज कंटिन्यूअस। क्योंकि रूल क्या होता है कि दो कंटिन्यूअस फंक्शंस का कंपोजिशन फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। ये भी बिल्कुल वैसे ही एनालॉजी पर बेस्ड है बेटा। यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू मॉड कॉस एक्स है, तो आपको दो फंक्शन यहाँ पे दिखाई देंगे। मॉड कॉस एक्स में आपके पास में दो फंक्शन दिखाई देंगे। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। You have given here a function fx equal to mod of cos x. Okay, mod of cos x. अब let fx is equal to g of hx, यानी कि gauge of x, right? That is equals to g of hx. तो देखिए बेटा इसमें, so we can write, ऑब्जर्वेशन करिए। ऑब्जर्वेशन से समझ में आ रहा है कि जो बाहर वाला फंक्शन है वो मॉडुलस है और अंदर वाला कॉस है। तो ऑब्जर्वेशन समझ में आ रहा है कि एच एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। क्लियर? एंड जी एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स। तो दो सिचुएशन बन रही है, एच एक्स जो है बेटा कॉस एक्स है और जी एक्स जो है मॉड एक्स है। समझ में आया? तो मॉड ऑफ कॉस एक्स बन जाएगा ये बड़े आराम से। तो यहाँ पर आपको दोनों फंक्शन को हमको देखिए, यहाँ पे जी एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स एंड एच एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब दोनों फंक्शन को हमको कंटिन्यूटी चेक करना है कि कंटिन्यूस है कि नहीं है। क्लियर? तो मॉड एक्स को अलग देखेंगे। तो मॉड एक्स के लिए हम जनरल वैल्यू के पर चेक करेंगे, और इसी तरीके से कॉस एक्स तो हमने अभी चेक किया जस्ट पहले, करा कि नहीं करा? हाँ, तो कॉस एक्स पे भी चेक करेंगे और मॉड एक्स पे भी चेक करेंगे। तो मॉड एक्स पर चेक करते बनता है सब बच्चों को कि नहीं बनता? बनता है ना? हाँ, क्योंकि मॉड एक्स को जो है आपको जी एक्स जो है ये आपको ब्रेक करना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू मॉड एक्स। तो मॉड एक्स की वैल्यू देखो, मॉड एक्स इक्वल टू एक्स वेन एवर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो वेन एवर एक्स इक्वल टू जीरो, एंड माइनस एक्स वेन एवर एक्स इज लेस देन जीरो। ठीक है ना? तो ग्राफिकली यदि देखा जाए, आप इसको ग्राफिकली भी बता सकते हैं। ये देखिए, ये मॉड एक्स का मैं ग्राफ बना रहा हूं। दिस इज जी एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स आउटपुट वैल्यू। इनपुट वैल्यू में x होता है। जब x की वैल्यू पॉजिटिव है तो आउटपुट आ रहा है x। क्लियर? x यानी कि ये वाला ग्राफ। ठीक है ना? याद है, आउटपुट इक्वल टू x के इक्वल आ जाए, यानी आउटपुट इक्वल टू इनपुट, तो ये ग्राफ से चलता है। और x लेस देन जीरो के लिए कुछ इस तरीके से ग्राफ जाएगा, राइट? और x इक्वल टू जीरो पर ये है। तो आप देख रहे हैं कि ग्राफ जो है, यदि x इक्वल टू जीरो को दिखाऊं तो ये है। क्लियर? तो इस ग्राफ के टोटली तीन हिस्से हैं। अब x ग्रेटर देन जीरो के लिए भी ये स्ट्रेट लाइन है जो कि कंटिन्यूअस होगा। x लेस देन जीरो के लिए भी स्ट्रेट लाइन है जो कि कंटिन्यूअस होगा। रही बात केवल जीरो पर चेक करने की, तो आप जीरो पर चेक कर सकते हैं। तो जीरो पर भी आपका कंटिन्यूअस आएगा, आपने पहले भी चेक किया है। किया कि नहीं किया है? हाँ, तो आप जीरो पर चेक कर सकते हैं। तो जीरो पर वैल्यू एफ ऑफ जीरो आ जाएगी, इससे यहीं पर कर देता हूं मैं। सो एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो। नाउ एफ ऑफ जीरो प्लस एच किस पे अप्लाई होगा? इस पे अप्लाई होगा, जीरो से बड़े में। सो दैट इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स की जगह जीरो प्लस एच पुट कर दो और लिमिट रख दोगे तो एच बनेगा, और लिमिट पुट कर दोगे एच की तो कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। क्लियर? नाउ एफ ऑफ जीरो माइनस एच करोगे, सो दैट इज इक्वल्स टू, पुट करना पड़ेगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। किस फंक्शन में जीरो से कम है बेटा? इसमें।
माइनस एक्स में। सो माइनस ऑफ एक्स, और एक्स की वैल्यू है 0 माइनस एच, तो माइनस ऑफ माइनस एच मतलब प्लस एच आ जाएगा, और लिमिट पुट करने पर आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो उस पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों इक्वल आ रही है, मतलब ये कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू 0 पर। क्लियर। अब इसके आगे यदि यहां तरफ आप कोई पॉइंट के लेते हो, इस तरफ कोई पॉइंट के लेते हो पॉजिटिव साइड में, तो देखिए पॉजिटिव साइड में ये वैल्यू क्या है, एक्स है, जो कि एक डिफाइंड फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल है। और अगर पीछे की तरफ कोई वैल्यू के ले लेते हो, तो यहां भी ये, इस तरफ भी ये अलजेब्रिक पॉलिनोमियल है। ठीक है ना। अब आपको अलग अलग करना है तो आप कर सकते हैं, ये देख लीजिए इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया के ग्रेटर देन 0 के लिए एक केस बनाया, के लेस देन 0 के लिए, और एक केस के इक्वल टू 0 पे भी चेक करना पड़ेगा, बिकॉज वो 0 पर अपना फंक्शन प्रॉपर्टी चेंज कर रहा है। ये देखिए, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। तो मैंने कहा ना कि इस फंक्शन के टोटल 3 पार्ट हैं, एक 0 के पीछे, एक 0 के आगे, और एक खुद 0 पर। तो इन तीनों पर आपको कंटिन्यूटी दिखानी पड़ेगी, तब ये ओवरऑल कंटिन्यूअस कहलाएगा। तो cos x भी हो गया, mod x भी हो गया। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ बोथ द फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन, हेंस f इज ए कंटिन्यूअस। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है 33, sin mod x। क्वेश्चन नंबर 33, दैट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ mod x। सो fx इक्वल्स टू दिया गया है साइन ऑफ mod x। अगेन बेटा ये कैसा फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है। तो यदि इसको मैं लिखूं, इसको यदि सपोज कर लिया, लेट fx is considered as g of hx, this is called g of hx, and it is given here in the form of sin mod x. So by observation आप क्या लिख सकते हो, जो बाहर वाला फंक्शन होगा वो sin x होगा। सो gx बाहर वाला फंक्शन है, वो क्या होगा बेटा, sin x। और जो अंदर वाला फंक्शन hx होगा, वो क्या होगा बेटा, आपका mod of x। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए, अब आपको फिर से sin x की कंटिन्यूटी प्रूफ करनी है, तो आप sin x की कंटिन्यूटी प्रूफ कर लीजिए, hx की कंटिन्यूटी प्रूफ कर लीजिए। जब ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिशन क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो ये देखिए sin x प्रूफ कर लिया आपने, पहला फंक्शन बाहर वाला hx को sin x मान लिया, एवरी पॉइंट पर देख लेंगे, फिर ये वाला फंक्शन mod x हो जाएगा, जस्ट अभी हमने mod x को प्रूफ किया। क्लियर। तीन सिचुएशन, लेस देन 0, इक्वल देन 0, ग्रेटर देन 0, और प्रूफ करने के बाद ये आ जाएगा। सो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर g and h आर बोथ आर कंटिन्यूअस फंक्शन, सो हेंस f इज अ कंटिन्यूअस। क्लियर कि नॉट क्लियर। ओके, नाउ फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय mod x माइनस mod ऑफ x प्लस 1। ठीक है ना। तो हम ये देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा डिसकंटिन्यूअस है, और जहां पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा, वहां पर ये जो होगा कंटिन्यूअस कहला जाएगा ओवरऑल, बिकॉज कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस माइनस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस होता है। ठीक है ना। तो ये तो ये भी हमने चेक कर लिया कि भाई ये भी कंटिन्यूअस है, और ये भी हम चेक करेंगे तो ये भी कंटिन्यूअस आ जाएगा। तो दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं, तो उनका डिफरेंस कभी भी कंटिन्यूअस ही होगा। समझ में आ गया। अगर कोई इनमें से एक डिसकंटिन्यूअस होता, तो उनका डिफरेंस डिसकंटिन्यूअस होता। ये देखिए, वेयर जी एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एंड एच एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, इफ g and h both are continuous, then f is also be continuous। कुल मिलाकर के हमको इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं मिलेगा अगर दोनों कंटिन्यूअस निकल गए तो। ठीक है ना। और होता भी ऐसा है। therefore g and h are both continuous function, hence f is continuous। और उसमें कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं हो सकता। डन। देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो पहले हम x की कंटिन्यूटी चेक करेंगे, मॉड x की, सेकंड मॉड ऑफ x प्लस 1 की चेक करेंगे। बन जाएगा बच्चों। तो बच्चों इस एक्सरसाइज के खत्म होने के बाद एक बार फिर से सिलेबस को रेफर करते हैं। ये देखिए कंटिन्यूटी हमने पूरा पार्ट कर लिया है। सेकेंड पार्ट है डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है।
और कंटिन्यूटी में कंपोजिट फंक्शन के आने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में था, जिसे डिलीट कर दिया गया है। तो आई थिंक कि इसमें ये नहीं आएगा, बट नई वाली बुक में भी दिए हैं क्वेश्चन, तो कहना कुछ मुश्किल है, इसलिए आप अपनी तैयारी रखिए। ओके, अब हम पढ़ते हैं बच्चों डिफरेंशियबिलिटी। आज का टॉपिक है हमारा डिफरेंशियबिलिटी। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास टॉपिक आता है डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी, अभी आपने चेक किया था कंटिन्यूटी कि कोई फंक्शन बिना पेन के उठाए आप ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब है टू चेक वेदर a given function is differentiable or not। क्या कोई गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है ना। इस बात को पता करना है कि कोई गिवन फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। इस बात को कहते हैं डिफरेंशियबिलिटी। समझ में आया बच्चों। देखिए डिफरेंशियबिलिटी चेक कैसे करेंगे। अभी तक आप क्या चेक करते थे, अभी तक आप चेक करते थे कि कोई फंक्शन किसी गिवन पॉइंट में कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो कंटिन्यूटी का जो टेस्ट था वो ये था कि कोई जैसे पॉइंट ए है, ये जैसे कोई पॉइंट ए है, तो ए पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ती थी। तो आप चेक करते थे एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एच। और आप ये तीनों चीजें इक्वल आ जाती थी तो आप कहते थे कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। क्लियर। एक्स इक्वल टू ए पर ये जो एफ ऑफ ए प्लस एच इसको राइट हैंड लिमिट बोलते हैं, और एफ ऑफ ए माइनस एच को लेफ्ट हैंड लिमिट। यस, तो ऐसे हम चेक किया करते थे। अब हमें चेक करना है कि कोई गिवन फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है या नहीं है, वेदर गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। तो इसको चेक करने के लिए जो तरीका है वो ऐसा है कि हम निकालेंगे एक बार। अच्छा, डिफरेंशियबिलिटी कहाँ पे चेक होगी? डिफरेंशियबिलिटी होगी चेक किसी पॉइंट पे, एट अ पॉइंट। जैसे कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पे चेक होती थी, ऐसे डिफरेंशियबिलिटी भी किसी पॉइंट पे ही चेक होगी। ठीक है ना। हाँ, आप सारे पॉइंट पे एक साथ डिफरेंशियबिलिटी चेक नहीं कर सकते हैं, आपको कोई एक फिक्स पॉइंट लेना पड़ेगा। सो टू चेक वेदर अ गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट, तो चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा राइट हैंड डेरिवेटिव। जैसे वहां पे राइट हैंड लिमिट निकालते थे, वैसे यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। राइट। तो सपोज आपको x इक्वल टू ए पर चेक करना है, तो कंसेप्ट क्या है राइट हैंड डेरिवेटिव का? एफ ऑफ, पहले वहां पे क्या लिखते थे, ए प्लस एच, यहाँ पे लिखेंगे एफ डैश ए प्लस एच। राइट, एफ डैश ए प्लस एच। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू एफ डैश ए माइनस एच। इन केस अगर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डी डी डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आ गए, तो आप कहेंगे कि अवर गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल x इक्वल टू a। ओके, so if f dash a plus h, this is right hand derivative, f dash a minus h, this is left hand derivative, if both are equal, then we could say the given function, what was the function? Y is equal to fx is differentiable at x equals to a। क्लियर। अब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने का कुछ फॉर्मूले हैं, वो याद कर लीजिए। राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? आर एच डी, दिस इज कॉल्ड राइट हैंड डेरिवेटिव। कैसे निकाला जाएगा? इट इज कॉल्ड एफ डैश ए प्लस एच। ओके, एफ डैश ए प्लस एच क्या होगा बेटा फॉर्मूला? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ओके, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए
अपॉन एच। ये है बेटा फॉर्मूला एफ डैश ए प्लस एच, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव का। क्लियर की नॉट क्लियर? ओके। अब सेकेंड है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दिस इज कॉल्ड एफ डैश ए माइनस एच। ओके, सो लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस ऑफ एफ ए अपॉन माइनस एच। ये है बेटा फॉर्मूला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। और अगर दोनों डेरिवेटिव इक्वल आ जाते हैं तो आप कहेंगे कि आपका फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है। क्लियर की नॉट क्लियर? चलिए आइए एक एग्जांपल से मैं आपको प्रूफ करता हूं कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। ग्राफिकल अप्रोच भी आपको बता दूंगा साथ साथ में। जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास में, y इज इक्वल्स टू मॉड x। इसकी हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0। हमको x इक्वल टू 0 पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। क्लियर की नॉट क्लियर? अब देखिए यदि मैं y इक्वल टू मॉड x को लिखूं, सो y इक्वल टू मॉड x इज इक्वल्स टू, देखिए प्लस x होता है वेन एवर एक्स इज ग्रेटर देन 0, और माइनस x होता है वेन एवर एक्स इज लेस देन 0, और 0 होता है वेन एवर एक्स इक्वल टू 0। क्लियर? क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी हमको उस पॉइंट पे नहीं देखनी पड़ती है, मतलब आगे और पीछे देखनी पड़ती। तो हमारे काम का एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, राइट? क्योंकि हमको डिफरेंशिएबिलिटी के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, तो 0 पर निकालेंगे तो एफ डैश 0 प्लस एच इससे निकलेगा, और 0 से पीछे निकालेंगे तो एफ डैश 0 माइनस एच इससे निकलेगा। ओके, मतलब ये वाला पार्ट कंटिन्यूटी में तो काम का था, बट डिफरेंशिएबिलिटी में इक्वल वाला पॉइंट हमारे काम का नहीं है। सो y इज इक्वल टू मॉड x को मैं जरूरत भर के लिए लिख सकता हूं पॉजिटिव x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड नेगेटिव x व्हेन x इज लेस देन 0। बोलिए यस और नो? अब चलिए लगे हाथों में dy बाई डी एक्स निकाल लेता हूं। ये मेथड नहीं है, ये ट्रिक है केवल। तो dy बाई डी एक्स यानी कि dy बाई डी एक्स ऑफ मॉड x यदि मैं निकालता हूं, तो देखिए सबसे ऊपर आएगा x ग्रेटर देन 0 पे x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? 1 होता है, और लेस देन 0 पे डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1। यस और नो? मतलब x ग्रेटर देन 0 पे ये जो चीज आपको मिल रही है, ये क्या मिल रही है? राइट हैंड डेरिवेटिव। क्लियर? सो एफ डैश 0 प्लस एच कितना आया बेटा? +1। एंड एफ डैश 0 माइनस एच कितना आया? -1। तो क्लियरली आप देख रहे हैं कि एफ डैश 0 प्लस एच is not equal to f dash 0 minus h. Yes or no? So the given function is not differentiable at x equal to 0. Clear? ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, अब वैसे देख लीजिए ग्राफिकली। तो ग्राफिकली यदि मैं मॉड x को बनाऊं तो ये बनता है, ठीक है ना? अगर किसी पॉइंट पर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएशन करना, तो डी बाई डी एक्स का मतलब होता है बेटा, फिजिक्स में लास्ट ईयर पढ़ा था आपने, कि उस पॉइंट पर टेंजेंट खींचना और उसका स्लोप निकालना। टेंजेंट का स्लोप याद आया? फिजिक्स में जब हम पढ़ते थे डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू वेलोसिटी, तो आप कहते थे एक्स टी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होती है। याद आया? अब यदि हम यहाँ पे स्लोप की बात करें इस पॉइंट पर, तो देखिए मैं टेंजेंट खींचूंगा तो एक टेंजेंट ये भी पॉसिबल है, एक टेंजेंट ये भी पॉसिबल है, एक टेंजेंट ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। मतलब इनफाइनाइट टेंजेंट आप बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? मतलब कोई पर्टिकुलर स्लोप आपको मिलेगा नहीं। इस वजह से ये पॉइंट क्या हो गया? पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी। मतलब इस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और मैं आपको लॉजिक बता देता हूं कि बेटा किसी ग्राफ में जितने भी शार्प एजेस होंगे, कौन से एजेस? शार्प एजेस। समझ गए? अगर कोई भी ग्राफ में शार्प एजेस होंगे तो उन पर शार्प एजेस पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर हो गया? नहीं होगा।
क्योंकि उस पर मल्टीपल टेंजेंट यानी इनफाइनाइट टेंजेंट आपको मिलेंगी। सो शार्प एजेस पर कभी ग्राफ डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए आइए तो अब इस क्वेश्चन को लॉजिकल वे से करते हैं। यही क्वेश्चन जो अपने पास में एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, इसको हम सिस्टमेटिक वे से करते हैं, राइट? तो क्वेश्चन यही है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स की हमको डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है एट एक्स इक्वल टू जीरो। सो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स को सबसे पहले ब्रेक कर लीजिए। सो वी हैव द वैरायटी एक्स वेन एवर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड माइनस एक्स वेन एवर एक्स इज लेस देन जीरो। क्लियर? इक्वलिटी भी लगा सकते हैं। किस पर चेक करना है? एट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो सबसे पहले लिखेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव दैट इज कॉल्ड एफ डैश। क्या आएगा बेटा? ए प्लस एच की ए की जगह जीरो प्लस एच। क्लियर है? फॉर्मूले को रिकॉल कर लो, एफ डैश ए प्लस एच होता है। ए वो पॉइंट होता है जिस पर निकालना है। क्या फॉर्मूला पढ़ाया था? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। तो यहाँ पे आएगा जीरो है, तो यहाँ पे बनेगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच। बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा? यस। सो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच, मतलब जीरो से बड़ी वैल्यू कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा बेटा? एक्स अप्लाई होगा। यस और नो? जीरो से बड़ी वैल्यू के लिए एक्स अप्लाई होगा और इनपुट में क्या रखना है? जीरो प्लस एच रखना है। तो एक्स की जगह रख दिया जीरो प्लस एच, राइट? एफ ऑफ जीरो कौन देगा? यही देगा, एक्स इक्वल टू जीरो पे जीरो मिल जाएगा। तो एफ ऑफ जीरो पे जीरो मिल गया अपॉन एच। क्लियर? सॉल्व कर दीजिए। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जीरो प्लस एच की वैल्यू एच आएगी, जीरो माइनस हो जाए कोई बात नहीं, यहाँ हो गया। एच से एच कैंसिल हो गया कितने बार? वन बार। मतलब लिमिट एच टेंड्स टू जीरो कांस्टेंट पर वन पर अप्लाई होगी, कुछ नहीं कर पाएगा, वैल्यू वन आएगी। तो ये देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया? वन आ गया। ट्रिक से जब हमने निकाला था तो भी कितना आया था राइट हैंड डेरिवेटिव? देखिए वन आया था। आया था कि नहीं आया था? ये जो बना था दिस इज एफ डैश जीरो प्लस एच निकला था। अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, वो हमारा माइनस वन ना चाहिए। तो आइए देखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। नाउ एल एच डी दैट इज इक्वल्स टू एफ डैश जीरो माइनस एच इक्वल्स टू, देखिए फॉर्मूला लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच, एफ ऑफ आपने देखा था ना ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन, ऐसा था फॉर्मूला। ये देखिए ये फॉर्मूला। क्लियर? इसको पुट करते जाता हूँ, ए की जगह जीरो है तो एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए की जगह जीरो अपॉन में कितना बेटा? माइनस एच। क्लियर कि नॉट क्लियर? फॉर्मूला एक बार फिर से लिख दूं क्या? ये लीजिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिख लीजिए, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। क्लियर? माइनस एच। चलिए एफ ऑफ जीरो माइनस एच, एफ ऑफ जीरो माइनस एच का मतलब जीरो से बड़ा कि जीरो से छोटा? जीरो से छोटा के लिए कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा? प्लस एक्स या माइनस एक्स? नीचे वाला माइनस एक्स, ठीक है ना? तो ये हमने लिखा फिर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, माइनस एक्स का माइनस लगाया और एक्स की जगह क्या मसाला भरा हुआ है? ये भरा हुआ है जीरो माइनस एच। यस और नो? माइनस एक्स, एफ ऑफ जीरो तो जीरो ही होगा और यहाँ पे आ गया माइनस एच। क्लियर? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ऊपर हो गया प्लस एच और नीचे हो गया माइनस एच, कैंसिल हो गया। आंसर कितना आया? माइनस वन। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है प्लस वन, सॉरी माइनस वन, और राइट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है प्लस वन। तो लिखेंगे क्लियरली एफ डैश जीरो प्लस एच इज नॉट इक्वल टू एफ डैश जीरो माइनस एच, सो एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स, यही तो फंक्शन है अपना ना, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये एक्स इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, राइट? क्लियर है बेटा?
तो ये जो फंक्शन होगा हमारा, ये x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। डन। ओके, तो बच्चों ये एक्सरसाइज हमारी है 5.2। अब दिक्कत की बात ये है बेटा कि आपके इस एक्सरसाइज में डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन बहुत कम दिए गए हैं, और एग्जाम में कभी कभी आते हैं डिफरेंशियबिलिटी, है ना। डिफरेंशियबिलिटी क्या है? टेस्ट है कि किसी फंक्शन को डिफरेंशियबल है या नहीं है। अब जैसे ये फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन का मॉड वेयर एक्स इज बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, प्रूव दैट कि ये फंक्शन एक्स इक्वल टू वन पर डिफरेंशियबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब हम इसको प्रूफ करते हैं, हम ही सॉल्व कर देते हैं। एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन को पूरा पूरा मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं कि कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं। सो एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, राइट। अब आपके पास अगर मॉड एक्स होता तो आप क्या लिखते? यही वैल्यू। आप सिंपल सिंपल कंसेप्ट पकड़ा करो एकदम। मैं कहता हूं अगर आपके पास में एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स होता तो आप क्या लिखते हो? सबसे पहले अंदर वाली वैल्यू सेम की सेम, और अंदर वाली वैल्यू माइनस साइन के साथ, बोलिए यस और नो। और एक वैल्यू मॉड एक्स की 0, यस और नो। सिमिलरली बिल्कुल यहां पर यही काम करिए, एक वैल्यू प्लस वाली एक्स माइनस वन, एक वैल्यू माइनस वाली मिलेगी, कब मिलेगी? माइनस ऑफ एक्स माइनस वन। क्लियर? और एक वैल्यू 0 मिलेगी। 0 कब मिलेगी? जब अंदर की चीज 0 हो जाती है। हो जाती है, जैसे अंदर की चीज 0 हो जाएगा तो मॉड 0 0 आ जाएगा। तो इसमें ही भी अगर अंदर की चीज 0 कर दोगे, यानी एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो आपको ये 0 मिल जाएगा। अच्छा, एक्स कब मिलेगी? जब अंदर की चीज 0 से बड़ी मिलेगी। बोलो ये सुनो। सिमिलरली यहां भी अंदर की चीज एक्स माइनस वन अगर 0 से बड़ी हुई तो यही वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव में। अगर अंदर की चीज एक्स माइनस वन 0 से छोटी हुई तो ये वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? एक्स लेस देन 0 और एक्स इक्वल टू 0। मतलब बेटा अगर आपसे ये बन रहा है, ये वाला चीज, तो आप बिल्कुल वैसे का वैसे कॉपी पेस्ट कर लो एकदम, बिल्कुल उसके जैसे। ठीक है ना। अब आ जाओ, इसको हम संवार देते हैं, सजा देते हैं। ठीक है ना। तो इसको हम सजा देते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा देखना, इसी पार्ट को लिख रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा नीचे लिख लिया जाए। अच्छा, ये मैं मिटा देता हूँ, ये तो आपसे बनता है ना ये वाला पार्ट, तो ये मैं मिटा देता हूँ। आपको समझ में तो आ गया? बस इतना काम था इसका समझाने के लिए। अब मैंने इसको यहाँ से इरेज कर दिया बच्चों। लो जी, ये इरेज हो गया। अब इरेज होने के बाद में आपके पास में एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन को मैं कैसे दिखाता हूँ देखिए, इक्वल्स टू प्लस एक्स माइनस वन वेन एवर एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन 0, तो एक्स माइनस वन आएगा। अब इस वन को यहाँ ले जाओ क्योंकि बात एक्स की हो रही है, तो एक्स ग्रेटर देन वन। तो जो आप परेशान रहते हैं वो इस तरीके से आता है, एक्स इक्वल टू वन होने पर वैल्यू क्या मिलेगी? 0। और x लेस देन वन होने पर वैल्यू क्या मिलेगी? नेगेटिव एक्स माइनस वन। बोलिए क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये तीन वैल्यू हमारी आ गई हैं। तो जो आपको डायरेक्टली फंक्शन इस तरीके से लिख करके देता है, यहाँ पे तो दिया भी नहीं है, ठीक है ना। बट जो डायरेक्टली आपको लिख करके दिया जाता है वो एक्चुअली इस तरीके से लिख करके आपको सीधे सीधे सोल्यूशन में ऐसे लिख देते हैं। तो वो आया कहाँ से? वो आया बिल्कुल मॉड एक्स के रूल से। बोलिए क्लियर हुआ? अब फंक्शन हमारे हाथ में है, अब हम देखते हैं कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। किस पर चेक करना है? वन पर। कंटिन्यूअस गलती से बोल गया, डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, तो अब हम लिखते हैं नाउ वी चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू वन, एट एक्स इक्वल टू वन। क्लियर? अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आप इसको डायरेक्ट कर दो यहाँ पे डिफरेंशिएबल, बट सब्जेक्टिव के लिए नहीं करोगे। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो देखो बेटा, एफ डैश एक्स करोगे? बोलो हाँ। एक्स का डिफरेंशिएशन वन और इसका 0 हो गया, मतलब वन के आगे जो वैल्यू आ रही है वन आ रही है। वन माइनस 0 क्या आएगा? वन आएगा। और वन के पीछे देखना है एक्स लेस देन वन पे, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, एक्स का हो जाएगा वन और इधर पे हो जाएगा 0।
बोलो आंसर कितना आया, -1। मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव +1 आ गया और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आ गया। मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। बट हमको इस मेथड से नहीं आएगा 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का हमको पूरे बड़े तरीके से आएगा। तो आइए अब हम निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लिखेंगे नाउ राइट हैंड डेरिवेटिव आर एच डी। क्लियर? किस पर निकालना है? आर एच डी इक्वल टू एफ डैश 1 के आगे निकालना है, क्योंकि आपका पॉइंट यहाँ पे 1 दिया गया, 0 नहीं दिया गया। समझ में आ रहा है? सो एफ डैश 1 प्लस एच हुआ कि नहीं हुआ? फॉर्मूला लगा दीजिए, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच। यही बनेगा ना, क्योंकि फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। फिलहाल ए की वैल्यू 1 है। क्लियर? चलिए वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच। तो भैया 1 के आगे कौन सा फंक्शन अप्लाई हो रहा है? ये अप्लाई हो रहा है, हाँ या ना? तो x माइनस 1 है, तो फंक्शन में x की जगह 1 प्लस एच और -1 की जगह भाई साहब -1। क्लियर? क्योंकि भैया फंक्शन आपका x माइनस 1 है ना, तो x की जगह ही तो इनपुट जाएगा 1 प्लस एच और माइनस का 1, और फिर f माइनस 1 है, तो f माइनस 1 कितना आता है? 0। ये देख लो माइनस, ओ सॉरी, एफ ऑफ 1 है नॉट -1। तो 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 0। तो ये 0 पुट कर दी, होल डिवाइड बाई एच। चलो आ जाओ मैदान पे, सॉल्व करते हैं। लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 प्लस एच माइनस 1, तो 1 से 1 क्या हो गया? कैंसिल। ऊपर भी एच और नीचे भी एच। बोलिए आंसर कितना आया? 1। तो जो हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव आया है वो भाई साहब 1 आ गया है। बिल्कुल सही। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा। चलिए, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दैट इज इक्वल टू एफ डैश ए माइनस एच। तो किसी जनरल पॉइंट ए पर फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। क्लियर? तो फिलहाल यहाँ पे आपके पास में पॉइंट 1 है, सो एल एच डी इन दिस केस एफ डैश 1 माइनस एच 1 के पीछे दैट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच। माइनस एच लेफ्ट हैंड में माइनस एच आती है। क्लियर? तो अब सॉल्व करता हूँ, एफ डैश 1 माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। सावधान, खतरे की घंटी बजती हुई। बताइए, एफ 1 माइनस एच कौन सा फंक्शन देगा, मतलब 1 से छोटा, ऊपर वाला या नीचे वाला? आपसे मैं पूछ रहा हूं कि 1 माइनस एच के लिए कौन सा फंक्शन देगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ओ माय गॉड भाई, ये 1 से बड़े के लिए अप्लाई हो रहा है और ये 1 से छोटे के लिए अप्लाई हो रहा है भाई साहब। तो सिंपल आपको बोलना चाहिए सर नीचे वाला, क्योंकि आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हो, राइट नहीं निकाल रहे हो, और लेफ्ट 1 से छोटे के लिए निकलेगा, 1 माइनस एच है। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, तो कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा? नीचे वाला फंक्शन, निगेटिव ऑफ एक्स माइनस 1। तो ये मैंने लगाया निगेटिव, एक्स की जगह कौन खेल रहा है? 1 माइनस एच और माइनस का 1। क्लियर? माइनस एफ ऑफ 1 यानी कि 0 और अपॉन में टोटल कितना? माइनस एच। क्लियर कि नॉट क्लियर? +1 से -1 कैंसिल हो गया अंदर अंदर, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो गया, तो आ गया प्लस एच। क्लियर? और नीचे बैठा है माइनस एच, कैंसिल हो गया, कितना आ गया अपने पास में? -1। कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई होती नहीं है, तो -1 ही बन जाएगा। मतलब एफ डैश 1 माइनस एच इक्वल टू आ गया -1। क्लियर? तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। Since LHD is not equal to RHD, or you can say since f dash 1 plus h is not equal to f dash 1 minus h, so given function है ना is not
डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। क्लियर हुआ बच्चों? इसलिए फंक्शन x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से डिफरेंशिएबिलिटी का आपको जो भी क्वेश्चन आए बस यही कंसेप्ट आपको लगाना है। एक बार आपको राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है और एक बार आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, और अगर दोनों इक्वल आ गए तो डिफरेंशिएबल है, और नहीं आए तो डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर? अच्छा, आपको आने वाले समय में कुछ मॉडुलस फंक्शन के एग्जाम्पल मिलेंगे, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो कि आपको बोला गया कि लिमिट x टेंड्स टू 3 और मॉड x बैठा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x बैठा हुआ है। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब जब आप इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे या इसका सॉल्व करोगे आप, तो आप यदि इसकी राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो आप लिखोगे इस तरीके से, लेट x इक्वल टू 3 प्लस एच, whenever x tends to 3 then h tends to 0। क्लियर? तो यही बन जाएगा, जो लिमिट x टेंड्स टू 3 मॉड ऑफ x है, तो जो राइट हैंड लिमिट आएगी वो बन जाएगी, दिस इंप्लाइज 3 से बड़े के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0, x की वैल्यू क्या रख देंगे बेटा, 3 प्लस एच। अब बेटा आपको पता होना चाहिए कि 3 से थोड़ी भी बड़ी वैल्यू होगी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 पे ही टूटेगा। यस और नो? हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा पीछे टूटता है, राइट? अगर आप बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो यह कंसीडर क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 3 माइनस एच, whenever x is tending towards 3 then h is tending towards 0। yes or no? बिल्कुल सही, वेरी गुड, 2 पे करेगी। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू 3 से पीछे ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू, दिस इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 माइनस एच। ये बताइए 3 से छोटा कोई भी इंटीजर कहाँ पे टूटेगा, 2 पे। मतलब आप देख रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। समझ गए? अब जब ये फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल कभी नहीं हो सकता। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, तो इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मतलब LHL is not equal to RHL। okay, so fx equals to greatest integer of x is not continuous। समझ गए? एट एनी इंटीजर, किसी भी इंटीजर पर ये कंटिन्यूअस नहीं है, और जब ये कंटिन्यूअस नहीं है सो इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं होगा, हेंस इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि भाई अब सवाल ये है कि अगर फंक्शन टूटा हुआ है और उस पॉइंट पर आपको डिफरेंशिएबल करने को बोला गया है, तो जब पॉइंट ही नहीं है वहां पे तो आप टेंजेंट किसके ऊपर खींचोगे? क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा कि एवरी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, every discontinuous function is always not differentiable। क्लियर हुआ? हाँ, अगर कोई फंक्शन है जो कि डिसकंटिन्यूअस है तो 100% वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा एट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर हो गया? हर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा, बट इसका उल्टा ट्रू नहीं है। एवरी नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन नॉट नेसेसरली अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। मतलब यदि कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये बात बिल्कुल पक्की है। बट यदि कोई डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं समझ लेना है कि वो डिसकंटिन्यूअस भी होगा। क्लियर? जैसे देख लीजिए, अभी मैंने बताया आपको कि एफ एक्स इक्वल टू जो मॉड एक्स है, ये फंक्शन नॉट डिसकंटिन्यूअस था, है ना? ये फंक्शन, सॉरी, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन
डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन जो है नॉट डिफरेंशिएबल है कि नहीं है एट एक्स इक्वल टू 0। बट ध्यान से देखिए ये कंटिन्यूअस है, बट कंटिन्यूअस। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, क्लियर हो गया ना? तो मतलब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा तो 100% नॉट डिफरेंशिएबल होगा। बट यदि कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए देखिए, अब यहां तक आ चुके हैं। अब इसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए देखिएगा, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। तो आप इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो इस तरीके से एक इन्फानाइट आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा। तो एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, तो इसलिए एक्स इक्वल टू 1 पर ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब अगला इंटीजर एक्स इक्वल टू 2 पे ले लीजिए, तो 2 पे भी इसी तरीके से एक में इन्फिनिटी पे आ गया, एक जीरो आ गया, मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर? चलिए बच्चों, अगला टॉपिक शुरू करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अभी तक हमने कंटिन्यूटी देख ली, हमने डिफरेंशिएबिलिटी देख ली। अब हम देख रहे हैं कि डिफरेंशिएशन करना कैसे है। मतलब एक तरीके से हम बात कर रहे हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब अलग अलग टाइप के मेथड पे हम पढ़ेंगे। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन समझ में आ गया? मतलब हमको डिफरेंशिएशन करना कैसा है। तो सबसे पहला फॉर्मेट है, नंबर 1 हमारे पास जो फॉर्मेट है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन, भाई कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या होता है? एक बात होती है कि अगर कोई फंक्शन डायरेक्टली एक्स पे डिपेंड करे, जैसे y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, यहां पर साइन सीधे सीधे एक्स पे डिपेंड कर रहा है। और दूसरा फंक्शन देखो, y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब मैं कहूंगा क्या यहाँ y साइन पे डिपेंड कर रहा है? नो, वाई एक्स स्क्वायर, वाई जो साइन है यहाँ पे वो एक्स स्क्वायर प्लस 2 पे डिपेंड कर रहा है, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, तो यहाँ जो y है वो साइन पे डिपेंड करेगा, और साइन डिपेंड करेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 पे, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो है वो एक्स पे डिपेंड करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है साइन का, ये सीधे सीधे एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ऐसे फंक्शन जो सीधे सीधे एक्स पे डिपेंड ना करे उसको हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, कंपोजिट फंक्शन। जैसे जनरल रिलेशनशिप में मैं कहूँ कि ये मैं हूं, एक्स मैं हूं, एक्स के पापा हो गए एफ, समझ गए, और उनके भी अंकल हो गए यू, मतलब मेरे पापा के चाचा, मेरे पापा के चाचा। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, तो ये क्या फंक्शन इस तरीके से बनेगा, कंपोजिट फंक्शन। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, ऐसे ही मैथ्स में है, एक्स किस पे डिपेंड, एक्स पे कौन डिपेंड कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिपेंड कर रहा है, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 पर कौन डिपेंड कर रहा है, साइन डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे फंक्शन कहलाते हैं कंपोजिट फंक्शन, जो डायरेक्ट एक्स पे डिपेंड ना करे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन करने का तरीका कौन सा है? इसी को बोलते हैं हम बेटा चेन रूल, इसी को बोलते हैं हम लोग टी रूल। ठीक है बेटा? अब मेरी जो ट्रिक है उस ट्रिक का नाम लिख लें आप लोग, आपको दिक्कत नहीं होगी ऐसे क्वेश्चन के लिए। ट्रिक, काश तुम एक्स होते, काश तुम क्या होते, एक्स होते। पहली ट्रिक का पहला या तो ये लगाओ। दूसरा, जो दे टेंशन उसे मानो टी, उसे मानो टी। क्लियर हो गया? अब चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन पहला, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्वेश्चन ने कहा है डिफरेंशिएशन कर दो, लेके चले हम डी बाई डी एक्स, इधर पे किसके ऊपर अप्लाई किया, y के ऊपर,
इधर पे डी बाई डी एक्स किसके ऊपर अप्लाई किया, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। बोलो हाँ है ना। देखते ही मन ने बोला कि हमारे पास जो फॉर्मूला अवेलेबल है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है। तो मन ने कहा काश तुम एक्स होते, क्योंकि हमें क्या पता है, एक्स पता है। बोली हाँ है ना। खुद ही एक्स स्क्वायर बैठा हुआ अंदर, तो जो इसके अंदर एक्स स्क्वायर बैठा हो तो उसे एक्स तो नहीं ले सकते हो, उसे कोई अलग वेरिएबल सपोज करना पड़ेगा। तो ये दे रहा है हमें टेंशन, टेंशन को दीजिए पेंशन, और एक्स स्क्वायर प्लस 5 को बना लीजिए टी। जो दे टेंशन उसे क्या मान लो, टी। समझ में आया कि नहीं आया। अब ये प्यारा सा फंक्शन हमारे पास बन चुका है, डी बाई डी एक्स अंदर आ चुका है साइन टी। क्लियर कि नॉट क्लियर। डी बाई डी एक्स गया, डी बाई डी एक्स इंजेक्शन है, अंदर मरीज बैठा है, मरीज टीका है, बेल बजाता है, टिंग टोंग, कौन आया है, एक्स आया है। अरे हम तो टी के वेरिएबल हैं, तुम कैसे हमें डिफरेंशिएट कर दोगे। अंदर मरीज किसी और बीमारी का है और तुम्हारा इंजेक्शन किसी और चीज का है। ओके, तो इंतजाम किया जाए। क्या करेंगे, देखो बेटा यहाँ पे ट्रिक लगेगी। डी बाई डी टी ले लिया, अब तो हो जाओगे। हाँ अब हो जाऊंगा, अब उधार छोड़ना पड़ेगा बाकी। तो डी टी नीचे दिया तो डी टी ऊपर, डी एक्स यहाँ वापस। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। भाई डी टी नीचे तो इधर भी हो गया डी टी वापस, और यहाँ पे डी एक्स। क्लियर। अब डी बाई डी टी क्या हो जाएगा, कॉस टी, राइट। और डी बाई डी एक्स, टी की वैल्यू रखनी पड़ेगी क्योंकि टी हमने माना है एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5, हाँ 2x हो जाएगा इसका। तो कॉस टी की वैल्यू वापस रख दो, टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 5, और यहाँ पे कितना 2x प्लस 0, जिसको हम 2x ही लिखते हैं। क्लियर। तो आंसर आ गया 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये होगा इसका आंसर डिफरेंशिएशन का, 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 या कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x। क्लियर। तो इस तरीके से कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले काश तुम x होते, और जिस काश तुम जिसको x मान रहे थे उसको तुम t सपोज कर लेना। ठीक है। और दूसरा तरीका, जो दे टेंशन उसे मान लो t। क्लियर कि नॉट क्लियर। अब देखिए ये तो ठीक है, धीरे धीरे इसकी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, इसकी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे। बट शॉर्ट ट्रिक में अगर कभी कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो इसकी छोटी सी मेथड है जिसको हम बोलते हैं डंडा मेथड। कौन सी मेथड है, डंडा मेथड। ये ट्रिक है इसकी। कैसे करेंगे देखिए। तो y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। तो एक डंडा ले लीजिए, ये मैंने ले लिया भाई साहब व्हाइट कलर का डंडा, और मैं चलाना शुरू करता हूँ इसके ऊपर। ये देखिए डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, डंडा लेफ्ट से चलाइए। बोलिए पहला डंडा किसको पड़ेगा, साइन को। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। बट अंदर बैठा है, बट अंदर एक्स नहीं बैठा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्लियर। अब डंडा आगे बढ़ाओ, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर पे डंडा घलेगा, बोलो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x। क्लियर। और फिर डंडा आगे बढ़, 5, 5 का कितना हो गया, 0। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो आंसर 2x को बाहर कर दो भाई, मल्टीप्लाई में है। आंसर हो गया 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है। तो मतलब उतना जो कुछ किया हमने, ये डायरेक्टली शॉर्ट में आ गया यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड डंडा मेथड। ठीक है बेटा। ऑब्जेक्टिव के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट याद रखिएगा प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। एक और क्वेश्चन करा दूं, जैसे साइन ऑफ कॉस एक्स या कॉस ऑफ साइन एक्स। ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स। सबसे पहले डंडा मेथड से कराऊं कि टी रूल से कराऊं। चलिए पहले डंडा मेथड से देख लीजिए। तो y डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, चलो डंडा चला, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, माइनस साइन एक्स होता है। तो माइनस साइन और एक्स की जगह ये ब्रैकेट में बैठा है तो चपका दो, साइन एक्स। ठीक है। फिर डंडा आगे चलाओ, साइन एक्स पे डंडा घला, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो आंसर आ गया माइनस ऑफ साइन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्लियर कि नॉट क्लियर। ये देखिए आंसर है। डन। अब इसको हम टी रूल से करते हैं।
तो y इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स। क्लियर? चलिए, हमने निकाला ऑपरेशन का टूल, डी बाई डी एक्स अप्लाई किया y के ऊपर, और यहां भी डी बाई डी एक्स अप्लाई किया कॉस ऑफ साइन एक्स के ऊपर। क्लियर कि नॉट क्लियर? मन ने देख करके बोला काश तुम कॉस एक्स होते। अब एक्स तो हो नहीं पाएगा, कॉस टी हो सकता है। तो इसको टी बनाने के लिए टेंशन हमको कौन दे रहा है? साइन एक्स दे रहा है। तो लिखेंगे लेट टी इक्वल टू साइन एक्स, मतलब जो टेंशन दे रहा था उसको हमने टी ले लिया। तो ये फंक्शन बन गया हमारे पास डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स अंदर कॉस का टी। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब देखिए भाई साहब, टिंग टोंग बेल बजी, तो डी बाई डी टी और यहाँ पे कॉस ऑफ टी। एनी प्रॉब्लम? डी बाई डी टी क्या हो गया? कॉस ऑफ टी हो गया। ठीक है बेटा? तो कॉस टी का डिफरेंशिएशन, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, हिसाब किताब बराबर ही तो करना है। डी बाई डी टी कॉस ऑफ टी, इधर पे डी टी और यहाँ पे डी एक्स। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्योंकि इसने बोला था भैया हम तो टी के वेरिएबल हैं, चलो ले लो टी, डी बाई डी टी, और बाकी हमारा डी एक्स कहाँ है? ये है, और टी हिसाब किताब बराबर कर दिया, राइट? कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी हो गया, और डी बाई डी एक्स और टी की वैल्यू पुट कर दो। तो टी की वैल्यू क्या ली थी हमने? साइन एक्स ली थी बेटा, तो ये साइन एक्स रख दी। नाउ माइनस साइन टी मीन्स माइनस ऑफ साइन, और टी की वैल्यू क्या है बेटा? यहाँ पे कॉस एक्स है, क्या है? नहीं, साइन एक्स है, तो माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। तो ये आंसर आ गया, माइनस साइन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्लियर? तो ये है हमारा पहला रूल, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन यूजिंग कंपोजिट फंक्शन। ठीक है? इस तरीके से आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। एक रूल मैं आपको याद दिला दूं, आपने क्लास 11th में फॉर्मूला पढ़ा था, यदि भूल गए आपको तो लिख लें। दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन, अगर दो फंक्शन है, एक है u एक है v, तो इसके डिफरेंशिएशन का तरीका था फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्लियर बेटा? सेकेंड, डी बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v इक्वल्स टू, मैंने बताया था सबसे पहले फल गिरेगा तो न्यूमरेटर खाएगा, तो डिनोमिनेटर बाहर बैठेगा, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए बच्चों, नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन में आते हैं, तो आप इसको टाइप 2 मान सकते हैं, और इसका वेराइटी का नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन, देखिए अभी तक आपके पास जो फंक्शन थे उसमें y अलग था और x की पार्टी पूरी इस तरफ आती थी, मतलब आप इंडिविजुअली y को यहां कर लेते थे। ओके, बट यदि मैं अब आपको एक ऐसा फंक्शन दूं जिसमें आप y और x को अलग अलग ना कर पाओ, जैसे देखिए मैं आपको फंक्शन दे दूं y प्लस साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू y प्लस साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस ऑफ x। आप कुछ भी करके इसमें y को, इसको y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, क्योंकि आप इस y को लेके आओगे तो ये वाला y इधर चला जाएगा, मतलब कुछ y इधर भी रहेगा और कुछ y इधर भी रहेगा। बोलिए यस और नो? तो ऐसे फंक्शन जिनको आप क्लियरली y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में ना लिख सको, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, यानी कि उलझे हुए। कैसे फंक्शन बेटा? उलझा हुआ फंक्शन। ठीक है ना? तो यदि इसकी बात की जाए इस फंक्शन की, तो आप इसको यहाँ इस तरीके से लिख सकते हो y प्लस साइन एक्स प्लस वाई और माइनस का कॉस एक्स इक्वल टू 0। ये है फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है ये इम्प्लिसिट है, समझ में आया? तो इसके इस वाले पार्ट को मिला के क्या बोलते हैं? एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, मतलब एक्स वाई की मिली हुई खिचड़ी बराबर 0 कर लोगे आप। ठीक है ना?
तो इस टाइप का जो फंक्शन है वो इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है। इस फंक्शन को आप इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हो, जिसमें एक्स और वाई अलग अलग ना हो पाए। अब इसके लिए ट्रिक क्या है? इसके लिए जो ट्रिक है वो ये है कि आव न देखिए ताव, आओ ना देखिए ताव। आओ ना देखिए ताव मतलब ना आगे देखो ना पीछे देखो, बस कीजिए घाव, बस कीजिए घाव। घाव मतलब आपको अटैक करना है, इधर उधर कुछ नहीं देखना है, आपको सीधे अटैक करना है। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है, ये देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। तो भाई साहब ये तो इम्प्लिसिट है भी नहीं, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। अब ये तो इम्प्लिसिट है ही नहीं, ये तो सिंपल फंक्शन है एकदम। भैया इसको साइन एक्स और माइनस कितना कर लो, 2x कर लो, खत्म खेल। अब तो डिफरेंशिएट कर लो, इसमें क्या दिक्कत है? बोलिए हाँ है ना? भाई ये तो इम्प्लिसिट था ही नहीं, इसको इस एक्सरसाइज में देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। बट एनी वे, सो वाई इक्वल टू साइन एक्स माइनस 2x/3। हो गया कि नहीं हुआ? अब यहाँ पे कर दो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू 3, अरे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए तो देखता हूँ, इधर हो जाएगा dy/dx, 1/3 कांस्टेंट है, पूरे को बाहर ले आओ। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस एक्स, और -2 कांस्टेंट है और x का 1, तो आंसर कितना आ गया बेटा, cos x माइनस 2/3। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें कुछ था ही नहीं, cos x माइनस 2/3 इज द आंसर। तो ये देखिए आंसर आ गया cos x माइनस 2/3। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, अब ये जो फंक्शन है, अब आप इसको नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि साइन के अंदर y घुस गया। क्लियर? अब आप इसको y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, y अलग हो जाएंगे एक तरफ, बट आप y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। इसको करके देख लो कि एक तरफ अकेला y आ जाए, नहीं आएगा। देख लीजिए करके। भाई 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई है, बोलिए हाँ है ना? तो अगर आप 3y को रोकोगे तो साइन वाई माइनस 2x बनेगा, बोलिए हाँ है ना? तो इधर भी y है और इधर भी y बैठा है, तो क्या आप इसको y इक्वल टू एफ एक्स बना सकते हो? नहीं बना सकते बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया? तो 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई ना, ये कैसा फंक्शन है? ये इम्प्लिसिट है। कैसा फंक्शन है ये? इम्प्लिसिट। सो 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई को आइए सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई, चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो मैंने क्या बताया ट्रिक में, आओ ना देखिए ताओ, बस किए जाइए घाव। ठीक है, तो सीधे सीधे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब पूरे क्वेश्चन को इंजेक्शन लगा दो, तो dy/dx का इंजेक्शन लगा लेफ्ट में, 2x प्लस 3y, और इक्वल टू dy/dx का इंजेक्शन लगा राइट में, साइन y। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए बांट दीजिए, dy/dx ऑफ 2x प्लस dy/dx ऑफ 3y इक्वल टू dy/dx ऑफ साइन y का डिफरेंशिएशन। टिंग टोंग, पहले आएगा d/dy, आएगा नहीं आएगा? क्योंकि y का वेरिएबल है, और साइन y का हो जाएगा, और इधर पे बैठेगा dy/dx। यस कि नो? 2x में 2 आ गया बाहर, और कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। 2 कांस्टेंट था, बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन 1, प्लस 3 बाहर आ गया, dy/dx, और इधर पे क्या बचा, y। राइट? जब dy/dx साइन x होता है तो हम उसका cos x लिखते हैं, तो dy/dy साइन y का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, cos y, और यहाँ पे dy/dx। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए, तो 2 को यहाँ रोक लीजिए। अब यहाँ पे देखिए cos y dy/dx माइनस का 3 dy/dx। राइट? dy/dx कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या बच गया, cos y माइनस 3, यहाँ पे 2 आ गया। अब dy/dx की वैल्यू 2/cos y माइनस 3। एनी प्रॉब्लम? तो 2/cos y माइनस 3, ये वैल्यू आ गई, ये देख लीजिए, ये है इसका डेरिवेटिव। एनी प्रॉब्लम?
थर्ड क्वेश्चन देखिए, फिर से कंपोजिट है, क्योंकि किसी भी हालत में आप y को अलग नहीं कर सकते हो, सिंगल y अवेलेबल ही नहीं है, राइट। ट्रिक लगा दीजिए, आओ नदी की खेत आओ, बस किए जाइए घाव। तो डी बाई डी एक्स पहले में, डी बाई डी एक्स दूसरे में, डी बाई डी एक्स तीसरे में। तो पहले का a आ गया, x का 1 हो गया, बी वाई स्क्वायर का b बाहर आ जाएगा, और फिर वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y डी बाई डी एक्स। क्लियर। और फिर कॉस वाई का माइनस साइन वाई डी बाई डी एक्स। इधर उधर कर लीजिए, डी बाई डी एक्स को अलग कर लीजिए, आंसर आ जाएगा इस तरीके से। डन। चलिए नेक्स्ट है अगला फॉर्मेट, देखिए अगला फॉर्मेट है डिफरेंशिएशन यूजिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो ये समझ लीजिए कि आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रिवीजन होने जा रहा है, ठीक है। मतलब यदि मैं कहूं कि 10 नंबर का कोई काम है, तो एक चीज समझ लीजिए कि 9.5 नंबर यहां पर आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हैं, और बस केवल 0.5 मार्क्स का लास्ट की एक लाइन में डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व होगा, बाकी पूरा का पूरा इनवर्स है। आपको अगले क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। क्लियर। हाँ। तो जब आप वहां पे उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते थे, बस यहाँ पे भी आपको जो फंक्शन रहेगा उसको सबसे पहले आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। चलिए जैसे हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं, ये है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। बिल्कुल डिफरेंशिएशन मत करिए, आप तो ये समझिए कि अभी आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री खेल रहे हैं, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या पुट करना पड़ेगा, यदि आपको याद हो तो लिखेंगे पुट x इक्वल टू टेन थीटा, इसका मतलब थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स x। बस तो इसको सॉल्व करते जाइए, पहले y को सिंप्लीफाई कर लीजिए, इतना जो बड़ा सा फंक्शन उसको सिंपल नन्हा मुन्ना फंक्शन बना लीजिए। तो ये हो गया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यस, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। सो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, बेटा ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, टेन 2 थीटा का नहीं होता है, साइन 2 थीटा का। तीन फॉर्मूले होते हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में, और मैं कह रहा हूं कि याद कर लीजिए ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, नहीं तो दिक्कत बनेगी। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा का। कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों। एंड tan 2 थीटा दिस इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। सो ये फॉर्मूले थे, तो अकॉर्डिंग जैसा जैसा फॉर्मूला मिलेगा वैसा वैसा लगा देंगे। तो साइन 2 थीटा हो गया, अब साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, तो y क्या बचा आपके पास में, 2 थीटा। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो y इज इक्वल्स टू 2, और थीटा की जगह आपको क्या पुट करना पड़ेगा, टेन इनवर्स x, क्योंकि x की जगह आपने टेन थीटा लिया है। तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स x। सो इट इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। तो ये देखिए, ये आपकी पूरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चली आ गई, आ गई। आपने फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लिया। अब लास्ट में एक लाइन का लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आया बेटा। तो चलो भैया, आपके पास में डी बाई डी एक्स वाई के ऊपर अप्लाई किया, यहाँ पे डी बाई डी एक्स अप्लाई किया किसके ऊपर है, 2 tan इनवर्स x के ऊपर। तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और बचेगा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x। अगर आपने इनवर्स के फॉर्मूले याद किए हो तो आपको पता होगा टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो आंसर आ गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए चेक करते हैं, तो इसका आंसर बनेगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये देखिए बिल्कुल सही है। ओके। सेम अगला क्वेश्चन है, x इक्वल टू टेन थीटा पुट कर दीजिए, तो ये 3 थीटा बन जाएगा पूरा का पूरा, टेन थीटा। क्लियर है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि पूरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चलनी है 9 नंबर की, और 1 मार्क्स का आपका है डिफरेंशिएशन, लास्ट की एक लाइन। क्लियर कि नॉट क्लियर। चलिए थोड़े से इनवर्स के मैं डिफरेंशिएशन आपको याद करा दूं, नोट कर लीजिए। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स जो होगा, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ जो कॉस इनवर्स एक्स होगा,
दैट इज इक्वल्स टू -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स जो टेन इनवर्स एक्स होगा बेटा, वो होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और जो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, और क्या बचा अपने पास में, कोसेक बचा और सेक बचा। ठीक है, तो सेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स जो होगा दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स जो होगा वो होगा -1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। बेटा याद रखिए कि जितने भी सी से शुरू हो रहे हैं सबके सब आंसर माइनस में है। ये देख लीजिए, जितने सी वाले हैं सबके आंसर किस में है, माइनस में है, जैसे जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक में होता है। ठीक है ना, तो ये हमारा इस तरीके से आपका फंक्शन पूरा आप कर सकते हैं, पूरा इनवर्स है, मतलब सारा काम आपका इनवर्स का है। बस लास्ट की एक लाइन देखिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू दिस, पूरा सॉल्व करेंगे, लास्ट की एक लाइन डिफरेंशिएटिंग, केवल लास्ट की लाइन में आपको डिफरेंशिएशन करना है, बाकी पूरा का पूरा ये क्या है, ये देख लीजिए लास्ट की लाइन। ठीक है, ये लास्ट की लाइन, बाकी पूरी की पूरी आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। तो ये पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक बार फिर से आपका रिवीजन हो रहा है डिफरेंशिएशन में। अगली बार फिर ये रिवीजन आपको मिलेगा इंटीग्रेशन में। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए, हो गया ये, डन बन जाएगा ना बच्चों? ओके, चलिए देखिए बच्चों, जैसे ये एक्सरसाइज है हमारी 5.4, तो अभी तक हमने जो 5.2 और 3 पढ़ी है उसी का मिक्स एक्सरसाइज क्वेश्चन है। जैसे ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स है ये क्वेश्चन, तो आप इसको करते हैं। चलो, फंक्शन है ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स, तो वाई ले लें सबसे पहले फंक्शन का नाम, तो y इज इक्वल्स टू ई की पावर x अपॉन साइन एक्स। अब इसमें डिवीजन इन्वॉल्व है ना, और दोनों ही सिंपल फंक्शन है, तो डी बाई डी एक्स किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स लगा दिया, और ई की पावर x और साइन एक्स, तो डिवीजन रूल लग जाएगा। क्या होता है डिवीजन रूल, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो ये हो गया साइन एक्स। अब e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, एंड हियर इट इज e की पावर x, एंड साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, राइट, एंड हियर इट इज साइन x का होल स्क्वायर। क्लियर बेटा? तो ये हो गया साइन x का होल स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड साइन स्क्वायर x। अब आप इससे ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, ऊपर से e की पावर x कॉमन ले लें, तो e p की पावर x आपने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया ब्रैकेट में, साइन x माइनस कॉस x होल डिवाइडेड बाई साइन x का होल स्क्वायर। डन। सो e की पावर x साइन x माइनस कॉस x, वेट हमने कुछ गलत किया है क्या, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, क्वेश्चन में e की पावर साइन x, e की पावर x अपॉन साइन x है, ओके, कॉस x माइनस साइन x, डिनोमिनेटर, ओह यहाँ पे इन्होंने गलत कर दिया भाई, सबसे पहले तो ऊपर तो डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर होगा ना, और डिनोमिनेटर का बाद में होता है, तो ये गलत कर दिया भाई साहब। ठीक है ना, इनका उल्टा माइनस में आ रहा है, ओके, अपना सही है, तो ये आ जाएगा आंसर। क्लियर? तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस हमको करने हैं सेम रूल से। अब जैसे ये e की पावर साइन इनवर्स एक्स है, चलिए इसी को करते हैं, y इज इक्वल्स टू, तो y इज इक्वल्स टू e की पावर साइन इनवर्स एक्स, तो मैंने बताया था जो दे टेंशन उसको टी ले लो, तो मन क्या कहता, काश तुम e की पावर x होते, मतलब ये जो चीज है इसने दिक्कत करी है, तो इसको टी ले लो, तो लिखेंगे लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना, टी, तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू ई की पावर टी बन जाएगा, बन जाएगा। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, डी बाई डी एक्स यहाँ लगाते हैं, इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर टी, टिंग टोंग, बेल बजाई एक्स ने, कौन है भाई, मैं तो टी का मरीज हूँ,
मुझे टी दे दो, तो डी बाई डी टी ई की पावर टी एंड यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स। क्लियर? ई की पावर टी का डिफरेंशिएशन ई की पावर टी ही होगा, और डी बाई डी एक्स, टी की वैल्यू पुट कर दीजिए। टी की वैल्यू क्या थी? साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि हमने टी को यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स लिया था, राइट? तो आंसर क्या आ जाएगा? ई की पावर टी मतलब ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा है मैंने? 1/√1 - x²। यही होगा आंसर। ओके, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ई की पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 - x²। ये आ गया डी बाई डी एक्स। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 - x²। ये देख लीजिए, ये आ गया है। ओके, कभी कभी जानबूझ करके आपको इस तरीके से दे देंगे आंसर, भाई डी बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, और ई की पावर साइन इनवर्स एक्स हमने क्या लिया था? वाई लिया था ना वाई की वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन में ये वाई दिया हुआ था। लिया क्या था? दिया था क्वेश्चन में लेट वाई इक्वल टू। क्लियर? तो यहाँ पे मैं क्या पुट करता हूँ? डी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन √1 - x²। डन। और यदि इसको मैं लेफ्ट में ले आऊंगा तो डी बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन √1 - x² इक्वल टू कितना बचेगा? 0। तो कई बार ये प्रूफ करने को भी दे सकते हैं, मतलब क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का रहेगा और उसको ले जाएंगे प्रूफ दैट में। डन। तो इस तरीके से इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं।